Hello class, in last lecture we are taken here schedule and questionnaire, right? Today we will see secondary data. So what is the secondary data? When we gather secondary data from like a blank table should be prepared and information noted in that. ओके यहाँ पे क्या है कि कोई किसी भी आपको कुछ ब्लैंक पेपर है और ब्लैंक टेबल्स है और उसमें क्या किया है आपने इंफॉर्मेशन फिल्स की है। नॉर्मली हम बैंक्स में वगैरह या फिर और किसी भी कोई भी फॉर्म जब भरते हैं वहाँ पे क्या रहता है ब्लैंक टेबल दिया जाता है एंड वी फिल ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट ना। तो sources of the secondary data, which are the sources of the secondary data? That first step here source is various government bodies, state or central bodies collect the data about various social and economical problem, publish them regularly. Such a government publication are reliable सोर्स ऑफ द डाटा। नॉर्मली क्या रहता है कि वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज कलेक्ट द डाटा अबाउट वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम एंड पब्लिश देम रेगुलरली। यहाँ पे क्या रहता है ना, जब गवर्नमेंट कोई भी डाटा यहाँ पे कलेक्ट करती है नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा रिलायबल रहता है, वहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन होने की चांसेस क्या रहते हैं, कम रहती है। गवर्नमेंट क्या है कि टाइम टू टाइम बहुत सारा डाटा कलेक्ट करता रहता है कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सपोज हमारे इकोनॉमिकल के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा है या फिर कुछ सोशल डाटा पॉपुलेशन के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो ये डाटा जो रहता है वो मोस्टली रिलायबल रहता है। ओके, next is foreign governments and international bodies like UNO publish their own finding about the various problem. Example, malnutrition problem in India compared to other countries can be studied with the help of data which can be obtained from who। यहाँ पे क्या है कि फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर कुछ हमारे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ रहती है लाइक UNO WHO, वो क्या है कि क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं देयर ओन फाइंडिंग अबाउट वेरियस प्रॉब्लम। वो क्या करते हैं टाइम टू टाइम सपोज एड्स के पेशेंट्स से मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड कौन सी कंट्री में ज़्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स है या फिर जो माल न्यूट्रिशंस है कुपोषण वगैरह के, वहाँ पे भी क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है सपोज इंडिया में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज़्यादा है या कंपेयर टू अदर कंट्रीज माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम जो है वो कैसा है अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में। ये डाटा कौन कंपेयर ये करता है कि WHO से वो लेते हैं एंड पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिग बिजनेस हाउस, वेरियस ट्रेड यूनियन कलेक्ट द डाटा पर्टेनिंग देयर ओन फील्ड। ओके, यहाँ पे सपोज बहुत सारे बिजनेस के जो बड़े बड़े ये हैं फर्म्स है या फिर उन्होंने उनकी कम्युनिटी है, तो वो क्या करते हैं कंपनी के हिसाब से सपोज ट्रेडिंग का वगैरह है कि इस साल में कौन से किसने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, किसका इनकम अच्छा है या फिर शेयर्स के बारे में है, तो ये जो इंस्टीट्यूशन रहता है वो भी डाटा कलेक्ट करता है, उनका भी मोस्टली रिलायबल रहता है। ये भी सेकेंडरी डाटा ही रहता है कि वो क्या करते हैं हर साल के कंपनीज वगैरह है दूसरों से या फिर उनके पास आई हुई जो इन्फॉर्मेशन आती है उनसे ये क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं। सो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिग बिजनेस हाउस, वेरियस ट्रेड यूनियन कलेक्ट द डाटा पर्टेनिंग टू देयर ओन फील्ड। ओके, नेक्स्ट है पीरियोडिकल लाइक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली एंड वेरियस अदर्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रिलायबल इंफॉर्मेशन। ये भी है कि आपके जो पीरियोडिकल रहते हैं मतलब जो हम कहते हैं कि हमारे मंथली आते हैं या फिर वीकली हमारे पास जो भी मैगजीन्स वगैरह आते हैं, तो इसमें हम एक कुछ ऐसे है कि हम कैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है या फिर कुछ न्यूज़ आई है, तो हम क्या करते हैं मोस्टली उसे थोड़ा सा रिलायबल मानते हैं। वो ऐसे ही कुछ फेक न्यूज़ नहीं डालेंगे, ऐसे हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। सेम है यहाँ पे कि पीरियोडिकल लाइक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली, तो यहाँ पे भी ये क्या करते हैं कि जो न्यूज़ या फिर जो इन्फॉर्मेशन वो पब्लिश करते हैं वो फेक नहीं होगी। ओके,
and the various authors are also important source of the reliable information. Research institution, universities, etc. collect the data in course of their research in various fields. They are prepared by the scholars and therefore are reliable. Obviously है कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन है बहुत सारे, उनके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनके पास सपोज डाटा है कि इस साल यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए इतने सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, इतने सारे पास हो गए, उतने सारे फेल हो गए, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है पर्टिकुलर फील्ड के लिए इतना सारा रिसर्च हो गया एंड ऑल अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है या फिर आपका वेरियस फील्ड का रिसर्च है, ये डाटा आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं हो सकता। दिस इज अ रिलायबल डाटा। ओके, नाउ रेफरेंस बुक्स, ऑल द प्रीवियस कैटेगरीज प्रोवाइड अस अ रिसेंट इंफॉर्मेशन। इन एडिशन टू दिस देयर आर द बुक्स ऑफ ग्रेट वैल्यू विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन इन अ समराइज फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड। रेफरेंस बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो क्या करते हैं, हम जो भी बुक्स यूज़ करते हैं उसमें क्या रहती है, एक पर्टिकुलर फील्ड की डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर समराइज इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट रहती है। और ऑब्वियसली वो जो इन्फॉर्मेशन रेफरेंस बुक्स में दी जाती है वो 100% क्या रहती है, आपकी रिलायबल रहती है और वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जो क्या करती है, लॉन्ग टर्म्स के लिए हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ओके, सो यहाँ पे देखो उन्होंने कौन से पॉइंट दिए हैं कि सोर्सेस, कौन से सोर्सेस है। एक तो फर्स्ट आपका गवर्नमेंट बॉडीज़ है, सेकंड जो आपके इंटरनेशनल बॉडीज़ है, थर्ड कौन सा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उसके बाद पीरियोडिकल्स मीन्स आपके मैगजीन्स जो वीकली आते हैं या फिर आपका मंथली जो है वो वाला, देन रिसर्च इंस्टीट्यूशन है एंड लास्ट में क्या है आपका रेफरेंस हो। सभी पॉइंट्स इजी है याद रखने के लिए एंड क्या है आप इजीली कर सकते हो। देखो सेकेंडरी में ये था, प्राइमरी सोर्सेज भी हमने लिए थे। प्राइमरी सोर्सेज में ये देखो हमने बहुत सारे लिए थे कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट हियर ओरल इन्वेस्टिगेशन, लोकल रिपोर्ट, क्वेश्चनरीज एंड द शेड्यूल्स। ओके, अभी सेकेंडरी में हमने ये सारे 6 पॉइंट्स क्या किए, हमने उसमें कवर कर दिए हैं। ओके, ना नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें next one is here we taken their here face value. next point है the investigator has to be very careful while using secondary data. जो भी investigator है वो अगर secondary data use भी कर रहा है, he has to be very careful. okay, using the secondary data, other person collect them and it is difficult to say whether they contain any error. Therefore statistical data here collected by other person should never be taken at their face value. They should here scrutinize for the suitability, adequacy and the reliability before the actual use. यहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे उन्होंने जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसकी सुटेबिलिटी, एडिक्वेंसी एंड रिलायबिलिटी हमने चेक ही करनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट है कि वो सुटेबल है, एडिक्वेंट है या फिर रिलायबल है कि नहीं, वो चेक करके ही आप आगे डाटा ये कर सकते हैं। तो ये किसने चेक करना चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी कैन बी टेस्टेड बाय कंसिडरिंग। ओके, रिलायबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए। कि कौन टेस्ट करेगा रिलायबिलिटी,
of the agency collected here, collecting the statistic. Okay, reliability of the agency collecting the statistic. Agency source of information, method of collection, standard of the accuracy set by the agency and actual attained, time of collecting the data, whether the agency is biased or not. तो रिलायबिलिटी हम ये सारे मेजर पे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे. फर्स्ट मेजर मेरा क्या रहेगा कि रिलायबिलिटी ऑफ एजेंसी कलेक्टिंग द स्टैटिस्टिक. उन्होंने जो भी ये किया है वो कलेक्टिंग इन स्टैटिस्टिक और नॉट. एजेंसी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, उन्होंने वो डाटा कहाँ से लिया है, किसी प्राइवेट कंपनी से लिया है या फिर और किसी कॉरपोरेशन से, या फिर और कहाँ से उन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया है जिससे मैं ये तय कर सकूं कि वो कितना रिलायबल है कि नहीं. मेथड ऑफ कलेक्शन, उन्होंने क्या किया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाके कलेक्ट की है या फिर और कौन से सोर्स से उन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है. स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी उन्होंने सेट बाय द एजेंसी एंड एक्चुअली अटेंडेड, उन्होंने क्या किया है कि स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी कैसे उन्होंने रखा है वहाँ पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है. टाइम ऑफ कलेक्टिंग द डाटा, कितने टाइम में उन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज उन्होंने क्या किया है कि 1000 पीपल्स को एक ही साथ फॉर्म दे दिए, फिलअप करने के लिए बोला, 15 मिनट्स में फॉर्म ले लिए, तो और फॉर्म था 2 पेजेस का, तो 1000 लोगों ने क्या 15 मिनट में लिखा होगा, ये भी क्या है, डाउटफुल है. इसके लिए उन्होंने कितने टाइम में वो डाटा कलेक्ट किया है और कैसे कलेक्ट किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है. वेदर द एजेंसी इज़ बायस्ड, जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बायस्ड है कि नहीं, ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग आती है. उसके बाद है सुटेबिलिटी. नाउ व्हाट इज मीन बाय सुटेबिलिटी, द डाटा मे बी रिलायबल, डाटा क्या हो सकता है, रिलायबल हो सकता है, बट इन्वेस्टिगेटर मस्ट मेक श्योर वेदर दे आर सुटेबल फॉर हिज पर्पस. क्या है कि डाटा रिलायबल हो सकता है पर इन्वेस्टिगेटर ने श्योर होना चाहिए कि वो सुटेबल है कि नहीं उसके पर्पस के लिए. ओके, नेक्स्ट है द डाटा compared with the complete different object may not be emphasize the fact that the investigator is interested in it. उसने क्या करना चाहिए, डाटा कंपेयर विद द कंप्लीट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में नॉट बी एम्फेसाइज द फैक्ट द मीन्स उस जो इन्वेस्टिगेटर जिसमें इंटरेस्टेड है उससे उसका डाटा कुछ अलग ही नहीं होना चाहिए या फिर उसने उस पर एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए. वाइल कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल सम मे गिव मोर एम्फेसिस ओनली on the teaching method, qualification of the teachers. Some may be interested in knowing whether the students have other amenities like gymnasium. Some may be interested in knowing whether clever children are sent up regularly into international school competition. मतलब सबका क्या रहता है ना, अपना अपना एक इंटरेस्ट रहता है. यहाँ पे फर्स्ट क्या करते हैं कि किसी बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, हम स्कूल चूज करते वक्त हम क्या देखते हैं, कुछ देखते हैं कि जो टीचिंग मेथड है टीचर्स का अच्छा है कि नहीं, या फिर उनके सभी टीचर्स क्वालिफाइड है कि नहीं. कुछ इंटरेस्टेड रहते हैं कि वहाँ पे जिम्नाशियम की वगैरह या फिर स्पोर्ट क्लब वगैरह है कि नहीं उस कॉलेज में या उस स्कूल में, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. सम मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट वेदर क्लेवर चिल्ड्रन आर सेंड अप रेगुलरली इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन वहाँ पे है कि नहीं, वो वहाँ पे उनके बच्चे जो है कॉलेज के या फिर स्कूल के इंटर कॉलेजेस या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भेजते हैं कि नहीं. एडिक्वेंसी, अभी एडिक्वेंसी इस क्या है, द डाटा शुड बी एडिक्वेट फॉर द पर्पस, द एरिया कवर्ड, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑब्टेन इज टू बी कंसिडर. मंथली डाटा कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ मे नॉट बी सुटेबल फॉर द ईयरली स्टडीज. क्या रहता है ना कि द डाटा शुड बी एडिक्वेट, हमारे पर्पस के लिए वो डाटा यूजफुल होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए. द एरिया कवर्ड, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑब्टेन इज टू बी कंसिडर, जिसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, जो एरिया हमने कवर किया है उसके लिए वो क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए. मंथली डाटा कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ मे नॉट बी सुटेबल फॉर ईयरली स्टडी. ऑब्वियसली है, मैं अगर यहाँ पे रेन का ये करूँ, सपोज मैं एक साल में कितनी रेन हो रही है ये मैं कलेक्ट करूँ,
तो मैं जितना रेन जून में हो रहा है कंपैरेटिवली जुलाई में उससे ज़्यादा हो रहा है, अगस्त में उससे शायद थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है, सितंबर में पूरे एकदम से कम और अक्टूबर में है ही नहीं। तो मैं जो डाटा कलेक्ट कर रही हूँ वो पर्टिकुलर मंथ का अगर मैंने कलेक्ट कर लिया और पूरे ईयर के लिए मैंने वो अप्लाई किया तो दिस इज़ नॉट सुटेबल, राइट ना। इन एवरी मंथ ये आपका अगर वो पूरा साल में सेम ही सिचुएशन रहेगा क्या, नहीं, पूरे साल में वो डाटा आपका अप्लाई नहीं हो सकता। ऑल अबाउट द पॉइंट शुड बी कंसिडरिंग बिफोर सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने से पहले मुझे ये सारे क्या करने हैं, पॉइंट्स उसमें कलेक्ट करने हैं। कौन से पॉइंट्स थे वो, मेरे फर्स्ट पॉइंट तो था मेरा सोर्सेस, कि मैंने पहले क्या देखा कि कौन से सोर्सेस है, तो मेरे पास 6 सोर्सेस है जहाँ से मुझे जो डाटा है वो रिलायबल मिलेगा। सेकंड मैंने देखा कि वो सूटेबल है कि नहीं, रिलायबिलिटी में मैं टेस्ट करूँगी वो कैसी है। उसके बाद क्या है, सूटेबिलिटी एंड एडिक्वेंसी, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये तीनों भी चीज़ों से वो गुजरना चाहिए। तो वो आपका सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने से पहले ये सारे पॉइंट उसमें आने चाहिए। अभी स्टैटिस्टिकल हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें कुछ एरर्स भी आ सकती है। अभी क्या क्या एरर हो सकती है, द टर्म एरर इज स्पेशल मीनिंग इन अ स्टैटिस्टिक, इट इज़ डिफरेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एस्टिमेट value. We know that the perfect accuracy is not possible and therefore some amount of the statistical error is bound to be present in any investigation. वहाँ पे एरर क्या हो जाती है, कंसिडर ही की जाती है। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल्स भी बताया था कि 1 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, उसमें 1000 रुपीज़ का कुछ कम ज़्यादा हो गए, तो वो 1000 रुपीज़ डजंट मैटर सो लॉट, राइट ना। अगर वही हाउस होल्ड थिंग्स है, हाउस होल्ड थिंग्स में 5 रुपीज़ यहाँ वहाँ हो गए, तो वहाँ पे आपके 5 रुपीज़ डजंट मैटर सो लॉट। ये चीज़ रहती है कि वहाँ पे वो छोटी मोटी एरर क्या हो जाती है, कंसिडरेबल रहती है, वो एकदम से आपका मीन्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। तो फर्स्ट है द एरर ऑफ ओरिजिन, क्यों एरर आ रही है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है कि क्यों एरर आ रही है, दीज आर ड्यू टू द बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, एम्बिग्यूटी इन डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल यूनिट और इनप्रॉपर क्वेश्चनरी। एरर जो आ रही है कि शायद वो इन्वेस्टिगेटर ने बायसनेस दिखाया, इस वजह से हो रही है। उसने क्या किया, कहीं पे कुछ ज़्यादा ये कर दिया, कहीं पे कुछ कम किया। इन्वेस्टिगेटर का खुद का बायसनेस उस पर ज़्यादा ये कर रहा है। किसी कंपनी को प्रोजेक्ट देना है, सपोज 2 इन्वेस्टिगेटर थे, ये थे, तो वहाँ पे क्या किया उसने, बायसनेस दिखा के एक को ज़्यादा दिया, तो कहाँ पे ज़्यादा वो कर रहा है ये भी ये देखना पड़ेगा। एम्बिग्यूटी इन द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट, उनका क्या है कि जो भी वो स्टैटिस्टिकल यूनिट उसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो कैसी है, कि अगर मैं यहाँ पे क्विंटल में यहाँ पे मैं अगर मेजर कर रही हूँ, क्विंटल में मेजर करते वक्त क्या हो जाता है कि 1-2 ग्राम आपका चल जाएगा, कि 1-2 ग्राम कम हो गया, 1-2 ग्राम ज़्यादा हो गया, इट्स रियली मीन्स ओके फॉर दैट। पर वहीं क्या है कि आपका हम गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्राम्स मैटर्स लॉट, ये भी चीज़ रहती है। देन एन इम्प्रॉपर क्वेश्चनरी, सपोज डाटा कलेक्ट करते वक्त उन्होंने क्वेश्चनरी ही गलत तरीके से पूछी, इसके लिए लोगों का मिसअंडरस्टूड हो गया और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, ये भी एक हो सकता है। नेक्स्ट है एरर ऑफ मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन में क्या हो जाता है, दीज आर द एरर्स अराइजिंग आउट द मैनिपुलेशन इन काउंटिंग, मेजरिंग और अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे क्या हो जाती है कि एरर अराइजिंग आउट ऑफ द मैनिपुलेशन, यहाँ पे क्या हो जाता है, समटाइम काउंटिंग में हो गया, हमारी थोड़ी सी गलती हो गई, या फिर मेजरिंग में, या फिर अप्रोक्सीमेशन में। हम क्या करते हैं ना कि 1.54 था तो मैंने वो उसे क्या किया, अप्रोक्सीमेटली 2 ही ले लिया। तो समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है, काउंटिंग में 1-2 नंबर यहाँ वहाँ हो गए, मेजरिंग में कुछ गलती हो गई, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, एरर आ सकती है। एरर ऑफ एन एडिक्वेंसी, अभी दीज आर ड्यू टू द इनकम्प्लीट डाटा, एडिक्वेट डाटा, inadequate data or inadequate size of sample।
क्यों हो सकता है कि आपका सपोज डाटा ही इनकम्प्लीट है या फिर उसकी साइज ऑफ सैंपल है वो ही इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। बायस्ड एरर ये एक है कि दिस अराइज बिकॉज ऑफ द बायस ऑन द पार्ट ऑफ द इन्यूमरेटर, द इन्फॉर्मेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है, समटाइम्स जो भी वो इनोवेट कर रहा है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसका ही क्या है कि उसका ही बायसनेस है, राइट ना, वो ही क्या कर रहा है, किसी को ज़्यादा ही ये कर रहा है। ओके, उस वजह से क्या हो रहा है, वो डाटा में कम ज़्यादा कर रहा है। और द इन्फॉर्मेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट। ओके, इफ़ द इनोमरेटर, जो भी इनोमरेटर है वही मेरा बायस्ड है, वाइल एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस he may do so in such a manner that he get an answer favorable टू हिज इंक्लिनेशन। सपोज क्या है कि एक आधी कंपनी के 5 ये क्लाइंट हैं। ओके, 5 क्लाइंट है तो क्या करती है कंपनी, देखती है कि कौन मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो क्या हो जाता है ना, सपोज मैंने क्या किया कि वो चेक करने के लिए किसी एक पर्सन को वो काम दे दिया है, पर वो क्या करता है, बायसनेस दिखाता है। एक आध क्लाइंट उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो उसके लिए क्या करता है, वो उसके पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, उनके ज़्यादा पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स दिखा रहा है। तो ये भी बायसनेस का एक कारण हो सकता है। समटाइम्स द इंफॉर्मेंट हिमसेल्फ many have a bias and that will show and in answering the क्वेश्चनरी। क्या हो जाता है ना कि समटाइम्स जो इन्फॉर्मेंट रहता है वही बायस रहता है, वही क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना कि जिनके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। Sometimes instrument may be faulty and the investigator not aware of it। क्या है ना कि कुछ टाइम सपोज हम मेजरमेंट का ले रहे हैं, मैंने क्या किया है कि सपोज मेरा एक वज़न काटा है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो क्या है ना कि उसमें क्या हो रहा है, कुछ 5 ग्राम का हमेशा फॉल्ट ही आ रहा है, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या कर रहा है, उसके लिए वो अवेयर ही नहीं है कि उसमें फॉल्टी मेजरमेंट आ रहा है, तब भी हो सकता है। द वैल्यू कैन बी ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट बिकॉज ऑफ सच ए इंस्ट्रूमेंट। ओके, एंड द बायस्ड एरर आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन एंड दे जनरली एक्यूमुलेटेड। अनबायस्ड एरर, दीज आर अनबायस्ड एरर के क्या दिया है, दीज आर ड्यू टू द चांस, दे are not cumulative because the tendency of rounding of the figure some value may be underestimate। बहुत बार हम करते हैं ना कि चलो 4.5 हो गया तो उसको हम इक्वली 5 ही कर देते हैं, 9.5 हो गया तो चलो उसे राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं। तो ये बहुत बार राउंड ऑफ करने के इसमें क्या हो जाता है ना कि कुछ वैल्यू अंडर एस्टिमेट हो जाती है। ओके, बट सम विल ओवर एस्टिमेट, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट हो जाती है कि हम हर हमेशा वो राउंड अप करते करते हर क्वेश्चन का मेरे आपको अगर हाफ मार्क्स मिल रहा है, हाफ का राउंड अप करके 1, हाफ का राउंड अप करके 1, तो ऐसे करके करके क्या हो गया, उसके मार्क्स तो बढ़ गए। तो ये एक बात हो सकती है। एज अ रिजल्ट सच अनबायस्ड एरर इज compensating as the number of observation increasing the amount of error would be smaller। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज कर दिए तो क्या हो सकती है, अमाउंट ऑफ एरर विल बी स्मॉलर हो सकती है। अभी 2 मेजरमेंट है एरर के, एक तो रहती है आपकी एब्सोल्यूट एरर और दूसरी रहती है रिलेटिव एरर। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब मैंने कुछ वैल्यू बना के रखी थी, मैंने कुछ एस्टिमेट की थी वो वैल्यू, और मैंने वो करने के बाद मुझे एक्चुअल में जो मिली वो वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब एक्चुअल एरर रहता है, सॉरी एब्सोल्यूट एरर रहता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड एस्टिमेट वैल्यू। रिलेटिव एरर मतलब क्या रहती है, मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर निकाली, तो मैंने जो एस्टिमेट की थी कि मैंने सोचा था कि मैंने इस बार सपोज कोई ये है ओके कोई आदमी है उसने क्या किया है, या फिर शॉपकीपर है उसने सोचा था कि ये इस साल मेरा इतना इतना सामान है, इतने इतने रुपए में मैं बेचूंगा, पर क्या हो गया वो बहुत दिन तक नहीं बेचा तो उसको क्या करना पड़ा, कुछ डिस्काउंट पे उसे
सेल लगा के बेचना पड़ा। तो उसने एस्टिमेट वैल्यू क्या बनाई थी, इतनी इतनी बनाई थी, उतना सेल होगा, पर वो एक्चुअल में नहीं बिका उसको। तो वो सब्सट्रैक्ट करके जो भी एब्सोल्यूट एरर आ गई उससे क्या करेगा, वो रेशो लेगा एस्टिमेट वैल्यू का। तो दिस कैन आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज में उससे रिलेटिव एरर को शो करते हैं। ओके तो ये सभी हो गया हमारा ये सेकंड चैप्टर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा अगर मुझे यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी डाटा, मैं उसमें क्या क्या लिखूंगी, जो मेरा प्राइमरी डाटा में दिया था ना ये वाला, ओके ये सभी उसके स्टेप्स उसमें आ जाएंगे। ऑब्वियसली 7 मार्क्स के लिए हैं तो मैं क्या करूँगी, 5 पॉइंट्स है मेरे पास, ओके तो ये सबका मैं थोड़ा थोड़ा उसमें लिखूंगी। मैंने पॉइंट्स भी यहाँ पे मार्क करके दिए हैं ऑलरेडी। तो ये सभी मेरा किस में आना चाहिए, प्राइमरी डाटा में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का भी हमने अभी लिया है। सेकेंडरी डाटा की ये पहले सोर्सेस 6 सोर्सेस आने चाहिए और जो भी है उसके सुटेबिलिटी, एडिक्विटी एंड रिलायबिलिटी, ये पॉइंट्स उसमें आपके कवर होने चाहिए सेकेंडरी डाटा। 5 मार्क्स के लिए है तो आप इन पॉइंट को थोड़ा शॉर्ट में लिखें। 7 मार्क्स के लिए है तो थोड़ा सा ब्रीफ में लिखिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। वही है ब्रीफ नोट, नोट्स जहाँ पे रहती है ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ओके 5 मार्क्स का है, 6 पॉइंट्स कवर हो गए आपके, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे पूरा मिल जाएंगे। ओके तो 5 मार्क्स के लिए आपको ये 5 पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द रिक्विसाइट्स ऑफ गुड क्वेश्चनरी। वो पॉइंट एज इट इज़ दिया हुआ है रिक्विसाइट्स, इसके सभी पॉइंट्स उसमें आने चाहिए। 7 मार्क्स का है ना रिक्विसाइट्स, तो आपकी कम से कम 8 पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करो। ओके तो वो सभी रिक्विसाइट्स, और हमने बहुत अच्छे से लिया है रिक्विसाइट्स ऑफ गुड क्वेश्चनरी। ओके उन्होंने लास्ट के 2 क्वेश्चन खाली इसके दिए हैं शेड्यूल्स के, बाकी ये शेड्यूल का आप ओमेट करके खाली रिक्विसाइट्स ऑफ द क्वेश्चनरी लिखोगे तो भी चलेगा। देन व्हाट आर द वेरियस वे ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। वही हमने जो अभी लिया ना वही आपका प्राइमरी डाटा। ये देखो व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी डाटा एंड कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का आप इसमें डेफिनेशन डालो और कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, इसका और इसका आंसर आपका 90% तो सेम ही आएगा, राइट ना, खाली इसमें क्या रहेगी डेफिनेशन ज़्यादा रहेगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। what precaution should be taken while using the secondary data। अभी डिस्टिंग्विश के कौन से पॉइंट्स आएंगे आपके, ओके डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स कौन से आएंगे यहाँ पे। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के जो है वो डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। फर्स्ट आप क्या लिखोगे, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है आपका ये प्राइमरी डाटा, ये है आपका यहाँ पे सेकेंडरी डाटा। ओके फर्स्ट में क्या लिखूंगी, प्राइमरी डाटा की जो भी डेफिनेशन है वो, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन। देन सेकंड पॉइंट आपका कौन सा आएगा यहाँ पे प्राइमरी डाटा के लिए, कि प्राइमरी डाटा जो है वो क्या किया जाता है यहाँ पे, डाटा कलेक्ट बाय द पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके
यहाँ पे क्या आएगा आपका सेकंड पॉइंट। पहले तो आप दोनों को डेफिनेशन लिखनी है, मैंने डेफिनेशन दी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के पॉइंट्स में वो डेफिनेशन आ जाती है। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, डाटा इज कलेक्टेड बाय द पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे डाटा कलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से किया जाता है, एक तो गवर्नमेंट से, या फिर क्या किया जाता है कि कौन से भी इंटरनेशनल बॉडीज से किया जाता है कलेक्ट, या फिर कुछ कंपनी से, क्या है आपका स्टैंडर्ड कम्युनिटी से, और कहाँ से किया जाता है यहाँ पे। ओके, ये जो उसमें सभी पॉइंट्स आएंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद का आपका कौन सा पॉइंट आएगा कि ये क्या रहता है, इट इज रिलायबल सोर्स, राइट ना। इट इज नॉट यहाँ पे क्या हो सकता है, डाटा कलेक्ट ऑन द ब्लैंक टेबल पे आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि डाटा कलेक्ट इन क्वेश्चनरी फॉर्म, क्वेश्चन पूछ के क्या किया जाता है, आपका डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद और कौन से पॉइंट आ सकते हैं इसमें, 4 पॉइंट्स तो देखिए मैंने आपको बता दिए, और 2-3 पॉइंट्स आप खुद भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मिनिमम 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, और पॉइंट आप क्या करोगे, खुद ढूंढ के उसमें से लिखोगे। ओके, थैंक यू।